घर की सबकी सेहत और घर की खुशियों का ख्याल रखती है हमारे घर की महिलाएं, लेकिन उनकी सेहत का ख्याल कौन रखेगा? इनकी सेहत का ख्याल भी इन्हें खुद ही रखना पड़ेगा और कुछ कोशिश हम आज के हेल्थ शो में करेंगे। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सीमा गुलिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी से हमारे साथ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और ये हैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से हमारे साथ। डॉक्टर, आपका बहुत वेलकम है आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बहुत सी ऐसी रिसर्च स्टडीज़ होती रहती हैं, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, आए दिन हम इसको लेकर बहुत सी बातें पढ़ते रहते हैं, और स्पेशली अक्टूबर का महीना डेडिकेट किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर। सो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि डॉक्टर, ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये होता क्यों है, इसके क्या कारक है? इससे पहले मैं आपके कारण बताऊं, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मोस्ट कॉमन कैंसर है ऑफ ऑल द कैंसर्स दैट वी सी। जो रीज़न है, आजकल हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, उसका बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हमारी वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल हो रही है। अच्छा, यानी कि जो पहले की ज़िंदगी थी और अब की ज़िंदगी में जो फ़र्क आया है उसकी वजह से केसेस भी बढ़े। उसकी वजह से केसेस भी बढ़ रहे हैं, और जो हम एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं उनमें हमने देखा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो शहरों में रहने वाली महिलाओं को ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू महिलाएं जो गाँव में रहती हैं। उसका एक कारण ये है कि जो हमारी वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल हो रहा है, जैसे हमारा वेट इंक्रीज होना, इंक्रीज अल्कोहल इनटेक, सिडेंटरी लाइफस्टाइल्स, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई हैं, जो हमारी एज है टू हैव फर्स्ट चाइल्ड बर्थ वो भी डिलेड हो गया है बिकॉज ऑफ लेट मैरिजेस। जो हम ये देखा गया है कि जिन महिलाओं को पहले फर्स्ट डिलीवरी 30 इयर्स के बाद होती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग जो पहले ज़्यादा होती थी, एटलीस्ट हम ये सजेस्ट करते हैं कि 6 मंथ की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पा रही है। तो ये भी वो भी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने का। अदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि हम जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर और हेरिडिटरी कैंसर्स। तकरीबन 10 से 15% कैंसर्स ऐसे होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं। हेरिडिटरी का मतलब है वो फैमिलीज़ में रन करते हैं। अगर घर में किसी एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके आगे वाली जनरेशन में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है, वो रिस्क 10 से 15% बढ़ जाता है। वो हम टेस्ट भी कर सकते हैं आजकल, जिसको हम जीन म्यूटेशन स्टडीज़ बोलते हैं। अच्छा। आपने काफ़ी सुना होगा BRCA1 जीन के बारे में, एंजेला जोली की वजह से वो काफ़ी फेमस भी हुआ था। जी। तो ये BRCA1 और BRCA2 ऐसे जीन्स हैं जिनमें अगर म्यूटेशंस होती हैं तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। अब इसको लेकर अवेयरनेस गवर्नमेंट भी कर रही है, दूरदर्शन के माध्यम से भी हम कर रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने भी इसको फेस किया है, सफ़र किया है, और उसके बाद जो वापसी की है वो भी बहुत बड़ा इसका कारण बने। तो डॉक्टर, हम जानना चाहते हैं कि अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जानें कि कहीं हमें ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। तो क्या इसके साइंस हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कोई भी कैंसर हो, स्पेसिफिकली जो ब्रेस्ट कैंसर है, उसको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें जी, क्योंकि जो भी कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा उसके क्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके। तो जो लक्षण हैं, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो ब्रेस्ट में एक गांठ का महसूस होना, वो जो गांठ छोटे साइज़ की है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ होती है वो इनिशियल स्टेजेस में पेनलेस होती है, मतलब उसमें दर्द नहीं होता। इसीलिए महिलाएं उसको इग्नोर करती हैं कि कुछ फील हो रहा है पर पेन नहीं हो रहा, तो मे बी इट्स जस्ट अ लंप और या कुछ फैट एक्यूमुलेशन हो गया। हाँ, फैट एक्यूमुलेशन हो गया उसकी, वो सीरियसली उसको नहीं लेती हैं। तो ब्रेस्ट में गांठ का होना जो धीरे धीरे बढ़ रही है वो एक लक्षण है। निप्पल से खून का आना एक वो भी कॉमन लक्षण है। निप्पल की साइज चेंज हो जाना, यूजुअली निप्पल का साइज छोटा हो जाता है जब ब्रेस्ट कैंसर होता है। कभी कभी कुछ टाइप के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, बहुत रैपिडली बढ़ते हैं, उसमें स्तन के आसपास लालीपन आ जाना, जी। उसमें पेन होना, और आसपास में बगल में भी गांठें महसूस हो सकती हैं। ये कॉमन सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर। और हम विजुअल्स के जरिए भी और पिक्टोरियल डिपिक्शंस के जरिए भी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसके जो साइंस हैं उसको समझ सकें। जी डॉक्टर।
ये कॉमन साइंस और सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर, जैसे आपने बता दिया कि कुछ साइंस हैं जिससे महिलाएं खुद भी जज कर सकती हैं और हमें किसी भी चीज़ के लिए एकदम नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स यही कहते हैं कि कोई बात नहीं है ना, अभी तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम मेमोग्राफी के बारे में बात करें तो वो महिलाओं को आप क्या जागरूक करना चाहेंगे कि किस उम्र के बाद करवा ही लेनी चाहिए? इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। जी, मेमोग्राफी हम सजेस्ट करते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद होनी चाहिए जी। या जिन महिलाओं की फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी फैमिली में कि अगर मदर को, ग्रैंड मदर को या बुआ को अगर ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, उनमें अगर किसी भी टाइप का कैंसर है तो भी मेमोग्राफी हमें 50 साल की उम्र के बाद करना चाहिए। उससे भी ज़्यादा सिंपल तरीका है, वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो महिलाएं खुद से घर पे कर सकती हैं। उनको हर महीने की एक फिक्स डेट पे, यूजुअली हम बताते हैं कि महीना आने के डे 3 या डे 4 पे उनको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो सबसे पहले खुद पहचान पाएंगी कि उनकी ब्रेस्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। कोई भी अब नॉर्मल साइन उन्हें लगे, कोई भी चेंज लगे फ्रॉम द नॉर्मल, दे शुड विजिट डॉक्टर इमीडिएटली। तो मैम, क्योंकि ये हमने नोटिस किया कि ब्रेस्ट कैंसर के इंस्टेंस केसेस लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या यही रीज़न है कि एक साल का एक कंप्लीट मंथ इसकी अवेयरनेस को लेकर डेडिकेट किया गया है? अक्टूबर का ये महीना डेडिकेट किया गया है। हाँ, अक्टूबर का महीना उसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, और उसका एम यही है कि महिलाएं अपनी जिम्मेदारी खुद लें। जिस तरीके से पूरे घर के बाकी मेंबर्स का ध्यान रखती हैं, ये ज़रूरी है कि खुद की सेहत का भी वो ध्यान रखें। और ये ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, ये मैसेज जाना भी बहुत ज़रूरी है कि आप कैंसर के वर्ड से घबराएं नहीं। कोई भी अबनॉर्मल साइन या सिम्टम है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, अपना चेकअप कराएं। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। और यही कुछ कोशिश हम आज के हेल्थ शो में करें। हमारे साथ डॉक्टर सीमा गुलिया हैं। डॉक्टर, जैसे 1 मंथ कम्प्लीटली डेडिकेट होना, तो क्या इसका एक्चुअल में इम्पैक्ट भी पड़ रहा है लोगों में अवेयरनेस का, और लोग मेमोग्राफी को लेकर, परिवार इनफैक्ट एक अपने घर की महिला की सेहत को लेकर ज़्यादा अवेयर हुआ है? आपने इम्पैक्ट देखा है? क्योंकि आपके पास तो बहुत से रोज़ और ये जो मुहिम चालू है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की, ये डिफरेंट सोसाइटीज़ कर रही हैं, ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। Many NGOs are also doing, बहुत सारी NGOs कर रही हैं, तो ये काफ़ी बड़े स्केल पे अभी हो रहा है। और पिछले 10 सालों में ये काफ़ी ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है महिलाओं के अंदर भी। इनफैक्ट दूरदर्शन भी, चाहे सोशल कॉज की बात करें, हेल्थ कॉज की बात करें, कोई भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उसको लेकर हम आवाज़ भी ऊंची करते हैं और अवेयरनेस भी अपने दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। सो आज जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, तो डॉक्टर, हर बार का एक थीम होता है, तो 2024 का थीम है नो वन शुड फेस दिस बैटल अलोन, यानी कि कोई भी ये जो जंग है उसको अकेले फेस ना करे। तो आप मानते हैं कि इसके लिए फैमिली और सोसाइटी भी इसमें जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई महिला को अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस होता है तो उसका पूरा फैमिली और सोसाइटी उसका साथ दे, और वो एज ए उनके साथ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के खड़े रहें। और इनफैक्ट हम हॉस्पिटल में भी हम ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप भी बनाए हुए हैं, जिनमें जब महिलाएं अपने दूसरी सहेलियों के साथ देखती हैं और वो देख रही हैं कि अगर इस महिला ने ये जंग पार करी है तो मैं भी पार कर सकती हूँ, तो उससे उनको काफ़ी हिम्मत मिलती है। क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा है, ट्रीटमेंट के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो उनको इस जर्नी के थ्रू वो सेल थ्रू हो जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें फैमिली का, डॉक्टर्स का, सपोर्ट ग्रुप का काफ़ी साथ रहे तो ये जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। जितनी ज़्यादा कहानियाँ शेयर होंगी इसको लेकर, जो सर्वाइवर्स हैं, जो फाइटर्स हैं, तो उतना ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा। और ऐसा हम देख भी रहे हैं कि बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस जर्नी के दौरान भी, ट्रीटमेंट के दौरान भी अपना काम शेयर भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। सो डॉक्टर, अगर हम अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जो ट्रीटमेंट है वो उसके अलग अलग जो टाइप्स हैं उसके बारे में भी आप जागरूक करें दूरदर्शन के माध्यम से। जो ब्रेस्ट कैंसर है उनको हम बेसिकली 3 मेन
सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा। एक है हार्मोन रिसेप्टर ब्रेस्ट कैंसर, एक है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर और तीसरा है HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। ओके। जब भी ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस होता है, हम बायोप्सी रिपोर्ट के ऊपर कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये कौन से सब टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो इन सब टाइप के ऊपर डिपेंड करेगी। ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी होती है, रेडिएशन थेरेपी भी लग सकती है कुछ पेशेंट में, और फिर बेस्ड ऑन दी सब टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हम डिसाइड करते हैं कि किसको कीमोथेरेपी लगना है, किसको हार्मोन थेरेपी लगना है, या किसको टारगेटेड थेरेपी लगना है। तो मैम क्या सर्जरी ही एक लौता ऑप्शन है इसमें? सर्जरी एक लौता ऑप्शन नहीं है, पर सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। सर्जरी को हम 2 टाइप की सर्जरी कर सकते हैं। एक सर्जरी होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, मतलब हम ब्रेस्ट को बचा के ऑपरेशन करते हैं। दूसरा ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं मेस्टेक्टोमी, मतलब पूरा ब्रेस्ट ही निकाल दिया जाता है उसमें। तो हम किस पेशेंट में कौन से टाइप का सर्जरी करेंगे वो डिपेंड करता है कि जब पेशेंट हमारे पास आया है तब उसका स्टेज ऑफ डिजीज क्या है। जो पेशेंट अर्ली स्टेज में आते हैं, इट कैन बी सेव्ड, या I would say in large majority of the patient breast can be saved if they reach to us by the stage 2 or stage 3 of disease. Okay. तो जितनी जल्दी अवेयरनेस होगी, जितना हम सेल्फ एग्जामिनेशन के साथ जुड़ेंगे, जितना टाइमली हम मेमोग्राफी के साथ जुड़ेंगे, जैसे मैम ने बताया कि 50 इयर्स इज़ द एज जब हम ज़रूर साथ में जुड़ें। अच्छा डॉक्टर, अगर कीमोथेरेपी की बात करें और रेडिएशन थेरेपी की बात करें तो उसके बारे में भी हम चाहते हैं कि एक बार आप अवेयरनेस स्प्रेड करें कि किसके इम्पैक्ट किस तरीके के हमारी हेल्थ के ऊपर रहते हैं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी एक पार्ट हो गया, उसके बाद आता है फिर सिस्टमिक थेरेपी, जिसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को कीमोथेरेपी लगे, एटलीस्ट बट 80 to 85% पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। 10 से 15% पेशेंट्स बिना कीमोथेरेपी के भी पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। जो कीमोथेरेपी है उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे बाल झड़ सकते हैं, मुंह में छाला आ सकता है, उनके ब्लड काउंट कम हो सकते हैं, उनमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, ये सब साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पर आजकल जो मेडिसिन्स आ गई हैं, जो हम कीमोथेरेपी से पहले सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं, उनसे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स कम हो चुके हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो टेम्पररी हैं, जैसे बालों का झड़ना टेम्पररी है, जैसे ही कीमोथेरेपी खत्म होगा उनके बाल वापस आ जाएंगे। यही सवाल था कि क्या वो वापसी हो सकती है? बिल्कुल। तकरीबन 4 से 6 महीने के बाद कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद सबके बाल वापस आ जाते हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है। और जब भी पेशेंट्स हमारे पास कीमोथेरेपी के लिए आते हैं, ऑब्वियसली हम उन्हें पहले देखते हैं कि वो नेक्स्ट साइकिल कीमोथेरेपी लेने के लिए फिट है कि नहीं है। जो पेशेंट कीमोथेरेपी ठीक से टॉलरेट कर पा रहे हैं, जिनको मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहा, उनको ही कीमोथेरेपी दी जाती है। पर कीमोथेरेपी देने से ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल इम्प्रूव हुआ है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का, कीमोथेरेपी। ब्रेस्ट कैंसर से फाइट करना और सर्वाइवल रेट बेटर है अगर हम अर्ली डायग्नोस के साथ ज़रूर जुड़ेंगे। मैम, एक बार रेडिएशन थेरेपी को लेकर भी मैं चाहती हूँ कि आप अवेयरनेस स्प्रेड। रेडिएशन थेरेपी जो है आजकल उसकी टेक्निक्स काफ़ी एडवांस हो गई हैं, जिनको हम बोलते हैं इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी, जिससे कि वो एक स्पेसिफिक एरिया को ही डिफाइन करते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, और उसी एरिया पे रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। रेडिएशन थेरेपी देने से भी ये देखा गया है कि लोकल रिकरेंस के चांसेस कम हो गए हैं। जैसे अगर हमने ब्रेस्ट बचा के ऑपरेशन किया है तो रेडिएशन थेरेपी देना मस्ट है, तो जो बाकी ब्रेस्ट टिश्यू बचा हुआ है उसमें कैंसर वापस ना आए, वो रेडिएशन थेरेपी देने से उसकी काफ़ी हद तक रोकथाम हो सकती है। रेडिएशन थेरेपी देने से सर्वाइवल एडवांटेज भी है। अगर 4 में से 1 महिला का ब्रेस्ट कैंसर को रिकरेंस को प्रिवेंट करता है रेडिएशन थेरेपी, उसके कुछ ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, तो वो भी एक ट्रीटमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे मैंने बताया, हर पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी नहीं लगती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज एट विच दे प्रेजेंट टू अस, वी डिसाइड वेदर दिस पेशेंट नीड्स रेडिएशन थेरेपी और डजंट नीड रेडिएशन थेरेपी। जी, हम अलग अलग थेरेपीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप उसको लेकर अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। तो एक और थेरेपी है मैम, हार्मोनल थेरेपी, उसके विषय में भी बताएं कि उसके भी क्या पॉजिटिव्स हैं और किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है वो बॉडी के ऊपर, और कैसी वो थेरेपी है। ये जितना भी हमने अभी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया कि डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीटमेंट करने की, उसमें हार्मोन थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट मोडेलिटी है। और अच्छी बात यह है कि हार्मोन थेरेपी के बहुत मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर मैं कंपेयर करूँ उसको कीमोथेरेपी के साथ तो मैं कहूँगी उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं ही नहीं। ओरल टैबलेट्स हैं जो हर रोज़ खानी है। ऑन एन एवरेज हम सजेस्ट करते हैं हार्मोन थेरेपी 5 से 10 साल देने के लिए। अच्छा।
डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिजीज एंड स्टेज ऑफ डिजीज 5 इयर्स या 10 इयर्स का ट्रीटमेंट है ये लेते हुए पेशेंट को महसूस भी नहीं होता कि वो कोई कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो क्या मैम ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको कौन सी थेरेपी दी जाए? या वो सब टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पे डिपेंड करता है। जिन पेशेंट्स को हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है उनको हार्मोन थेरेपी ज़रूर दी जाती है। अच्छा। और हार्मोन थेरेपी देने से उनका सर्वाइवल 30% इम्प्रूव हो जाता है। तो वो बहुत ही इफेक्टिव और विद लेस साइड इफेक्ट्स वाली ट्रीटमेंट। मुझे लगता है आज के कार्यक्रम की ये अवेयरनेस कहीं पॉजिटिव सोच को भी जोड़ रही होगी, अवेयरनेस को भी हम साथ में ऐड कर रहे हैं। यस, सही उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं आपके थ्रू। आज दूरदर्शन पर हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर बात करें। जैसे मैम एक मैंने टारगेटेड थेरेपी के बारे में भी सुना है, क्योंकि जैसे आपने अलग अलग थेरेपीज के बारे में बताया, तो एक टारगेटेड थेरेपी भी है। क्या ऐसा भी कुछ होता है या इट्स जस्ट अबाउट कि वो हमें गूगल पे या इंटरनेट नहीं, टारगेटेड थेरेपी ज़रूर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। जो HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनको टारगेटेड थेरेपी दी जाती है जिसका नाम है ट्रस्टुज़ुमैब। और वो थेरेपी भी जब से हमने देना शुरू किया है उससे भी ये देखा गया है कि टारगेटेड थेरेपी देने से पेशेंट का जो एब्सोल्यूट ओवरऑल सर्वाइवल है वो 10% से इम्प्रूव हुआ है। अच्छा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडलिटी है ऑफ ट्रीटमेंट में। और आजकल उसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गई है। काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, उसमें भी ये थेरेपी कवर होती है, इंक्लूड की जाती है। डॉक्टर, जैसे कि आपने ट्रीटमेंट्स के बारे में बात किया, अलग अलग इसकी थेरेपीज़ के बारे में बात किया, अगर हम बात करें पोस्ट ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? क्योंकि ये माना जाता है कि अगर एक बार कैंसर हुआ है बॉडी में अगर कहीं पर भी, तो वापसी के चांसेस होते हैं। तो क्या ये सेम है विद ब्रेस्ट कैंसर? या बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार कैंसर होने के बाद रिकरेंस होने के चांसेस हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि आपका ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी आप रेगुलर फॉलोअप पे रहें। हमारा जो फॉलोअप प्रोटोकॉल है उसमें हम पहले 5 साल पेशेंट्स को हर 6 महीने चेकअप के लिए बुलाते हैं। फिर उसके बाद once in a year we call them for follow-up, and after 10 years we call them once in 2 years. Okay. जिसमें हम उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और जो अपोजिट ब्रेस्ट है उसका मैमोग्राफी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी फॉलोअप पे रहें। 2 साल में एक बार हम हॉस्पिटल जा ही सकते हैं अपनी सेहत के लिए। बिल्कुल, ये बात बहुत ज़रूरी भी है। और डॉक्टर, इसको लेकर क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की हम हर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हम अपनी लाइफस्टाइल में किस तरीके के मॉडिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करें, ताकि वैसे तो हेरिडिटरी हो सकता है और भी आपने कारक बोले, तो जिसमें आपने शुरुआत में बात की थी कि मॉडर्न लाइफस्टाइल समवेयर उसका कल्प्रिट है। तो लाइफस्टाइल को लेकर आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, एक्सरसाइज डेली करें, वेट गेन बहुत ज़्यादा ना हो, अवॉइड अल्कोहल, एंड for all young women I would suggest that you should plan your kids at least before 30 years of age. First childbirth should be before 30 years of age, and once you have a baby, breastfeeding is must. At least 6 months of breastfeeding is very very important. This will reduce the risk of breast cancer. बहुत ज़रूरी है कि हम इस अवेयरनेस की सोच के साथ जुड़े। अब डॉक्टर, अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करें, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे कारकों को छू लें, क्योंकि चाहे फीमेल की हेल्थ की बात हो, सेल्फ एग्जामिनेशन की बात हो, ट्रीटमेंट की बात हो, तो अगर साइकोलॉजिकल इशू की बात करें, क्योंकि घर फैमिली तो शॉक्ड होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो फीमेल फेस कर रही होती है। आप तो उनसे बात भी करते होंगे, तो साइकोलॉजिकली जो वो इश्यूज़ फेस करते हैं उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं? जो सबसे पहला रिएक्शन होता है किसी भी पेशेंट का जब उन्हें पता चलता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो है दे आर इन डिनाइल फेज कि मुझे नहीं हो सकता, मुझे कैसे हो गया है। फिर दूसरा फेज आता है गिल्टी फेज कि अभी मेरे को ट्रीटमेंट के ऊपर इतना मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, मैं घर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही, तो उनमें गिल्ट का फेज आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ना तो डिनाइल फेज में रहें और ना ही गिल्ट फेज में रहें। हम जो भी हमारा अभी डायग्नोसिस हुआ है कैंसर का, उसको हम बोल्डली फेस करें और उसका जो भी ट्रीटमेंट है उसको हम कंप्लाइंट रहें टू द ट्रीटमेंट। कंप्लाइंट का मतलब है कि हम जो भी आपको सजेशन दे रहे हैं, इस टाइम पे सर्जरी होना है, इस टाइम पे कीमोथेरेपी लेना है, इतना हार्मोन थेरेपी लेना है, रेगुलर आपको हॉस्पिटल में फॉलोअप पे आना है, ये बहुत ज़रूरी है कोई भी ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल आउटकम के लिए। ओके, तो डॉक्टर,
इसके लिए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली रिस्पॉन्सिबल है। क्या आपको लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? क्योंकि अगर गर्ल्स को बचपन से ही पता होगा, अगर एजुकेशन का ये हिस्सा ही होगा जिसमें वो पढ़ रहे हैं इसके बारे में, लेकिन क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स होने चाहिए ताकि घर जाके वो बात करें, अपनी माँ से बात करें कि मम्मा अगर आप इस एज में पहुंच रहे हो, या अगर घर पे ग्रैंड पेरेंट हैं जिन्होंने मेमोग्राफी नहीं करवाई है, तो कितना आपको लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी इस बात के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर को लेकर? होनी चाहिए। और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल हमने ये मुहिम शुरू करी है जिसमें हम जो 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स के जो बच्चे हैं जी, उनको हम ये एजुकेशन देते हैं रिगार्डिंग कैंसर, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, व्हाट आर द हेल्दी हैबिट्स व्हिच दे शुड इंडल्ज इन। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग कैन लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ मल्टीपल कैंसर्स, तो दैट message should go to the young age people so that they do not indulge into these practices that can hamper their health in future. Okay. सो आप अपनी तरफ से भी काफ़ी हद तक इसको लेकर अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। तो अगर जैसे आपने लाइफस्टाइल में मेंशन किया था कि स्मोकिंग है या अल्कोहल कंजम्पशन है, तो वो बहुत बड़ा कल्प्रिट है हर टाइप के कैंसर के लिए। अगर हम अपनी डाइटरी हैबिट्स की बात करें, तो जैसे आपने बताया कि 50+ अगर हम हैं तो मेमोग्राफी बहुत ज़रूरी है, तो क्या उस दौरान हम अपने डाइट में भी कुछ चेंजेस लेकर आए? Dietary changes, I think it should start. और the lifestyle जिसमें सारी चीजें हैं, yeah, it should start by 20 years of age. We should not wait till 50 years for the dietary modification. There is no direct evidence that increased use of processed food or all this. There is more and more use of pesticides that can increase the risk. But there is some indirect evidence. So we should avoid processed food as much as possible. और एटलीस्ट पैक्ड फूड को हम पढ़ लें कि उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन है, जिसको लेकर अलग अलग टाइम पर बहुत सी अवेयरनेस भी स्प्रेड की जाती है। अच्छा डॉक्टर, बीच में कॉन्वर्सेशन में आपने एक बार मेंशन किया था कि कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल से भी सेव किया जा सकता है, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट इम्प्लांट भी हो सकता है अगर रिमूवल हुआ है, तो वो कब हो सकता है? व्हाट इज़ द उसके लिए टाइम फ्रेम क्या है? तो यूजुअली जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हम 2 टाइम पॉइंट पे कर सकते हैं। एक तो हम तभी कर सकते हैं जब हमने एट द टाइम ऑफ कैंसर सर्जरी। वो इम्प्लांट्स कई टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सा इम्प्लांट यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सर्जरी में भी हो सकता है। दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं, रेडिएशन ख़त्म होने के बाद भी ब्रेस्ट इम्प्लांट सेकेंड सर्जरी करके लगा सकते हैं। जी मैम, जैसे कि आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले भी कि होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ऐसे अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ कैंसर अवेयरनेस की बात है। तो यहाँ आज दूरदर्शन के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी लगातार ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, अलग अलग कैंसर्स को लेकर भी आप कैंपेन्स करते रहते हैं, तो किस तरीके से ये अपनी पहचान बना रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि सिर्फ हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं? होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में अभी सारी ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, चाहे वो सर्जरी हो, रेडिएशन थेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, टारगेटेड थेरेपी हो, एडवांस डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हों जिसमें CT स्कैन, पेट स्कैन, MRIs, और इवन हमारे पास कुछ हम थेरेपीज कुछ सब टाइप्स ऑफ कैंसर में करते हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। वो भी सारी टेक्नोलॉजीज सब टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना और ऊपर से प्रॉपरली गाइडेंस की बात अगर हो, तो जितने भी पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी के साथ भी जुड़ रहे हैं, सो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है, किस तरीके के सवाल रहते हैं और उसके बाद आप कैसे उनको सॉल्यूशंस के साथ उनकी फैमिली को घर वापसी करते हैं? इनिशियल वन, क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशनल एंगल वाला सवाल है, क्योंकि जो भी हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ा है उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है, तो हम चाहते हैं कि वो भी मुस्कुराते हुए ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। शुरू का 1 से 1.5 महीना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जी, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट को ये एक्सेप्ट करने में कि उनको कैंसर हुआ है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, डिजीज़ को समझने में टाइम लगता है, ट्रीटमेंट को समझने में टाइम लगता है। वो पहली बार अपनी लाइफ में ये इतनी आई वुड से डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे होते हैं। उसके बाद वो सब एडजस्ट हो जाते हैं, वो समझने लग जाते हैं क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं, कैसे उसको मैनेज करना है।
फिर बाद में उनका जो ट्रीटमेंट है काफ़ी स्मूथली हो जाता है और फिर वो हमारे साथ एक फैमिली मेम्बर के जैसे बन जाते हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया कि 6 मंथ के बाद आपको पोस्ट वो फिर से मिलना होता है, लॉन्ग टर्म फॉलोअप पे वो रहने वाले हैं, फॉलोअप पे है तो ना? वो एक हमारे फैमिली मेंबर के जैसे बन जाते तो हैं। डॉक्टर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, ना सिर्फ उसने उनकी ज़िंदगी को बचाया है बल्कि उसको एक सॉल्यूशन भी दिया है। आज के इस कार्यक्रम में हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर बात की। हमने बात की कि किस तरीके से टाइम सर हम मेमोग्राफी के साथ जुड़े, हम ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ एग्जामिनेशन के साथ जुड़े, और अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट के साथ जुड़ते हैं तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। हमारे साथ डॉक्टर सीमा गुलिया जुड़े, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी से हमारे साथ जुड़े, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। मैम, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाबी एंड डीडी हरियाणा के सैटेलाइट चैनल के साथ जुड़कर, बाकी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़कर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं और इस अवेयरनेस को आगे स्प्रेड कर सकते हैं। मैं निधि आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।